हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई, आपकी स्टडी जो आपके अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने योजना कुरुक्षेत्र जनवरी से यानी कि इस साल 2024 से इस सेशन को स्टार्ट किया है और उसका टारगेट ये है कि इस नए साल में जो संकल्प लिया गया था कि आपके लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम लाया जाए जिससे कि आप लोगों का जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है IAS बनने का, उस सपने में हम अपनी एक भूमिका छोटी सी जरूर निभाएं। दोस्तों, इसी दृष्टिकोण से हमने योजना और कुरुक्षेत्र जैसी महत्वपूर्ण मैगजीन को एक लेक्चर की फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र को लेकर के, यानी कुरुक्षेत्र मैगजीन जो कि भारत सरकार के पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, उसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर योजना के हमने कंप्लीट किए थे। उनमें सभी 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने चर्चा किया था और उतने 5 लेक्चर में पूरी योजना के सभी पहलुओं को आपके सामने डिस्कस कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को लेकर के, और कुरुक्षेत्र मैगजीन जैसा कि इसका टाइटल है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, ग्रामीण विकास को पूरी तरीके से समर्पित है। ये यानी कि योजना भारत के विकास को लेकर के पूरी प्रकाशित होती थी, भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाले बिंदुओं को चर्चा करती थी। कुरुक्षेत्र जो है आपके ग्रामीण विकास को पूरी तरह से डिपेंड करती है, पूरी तरह से उसके लिए बात करती है। तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस बार की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसका जो कंसेप्ट है वो है ग्रामीण भारत और स्टार्टअप। स्टार्टअप के बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना होगा कि स्टार्टअप, ये नया स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, फलाना स्टार्टअप, ये स्टार्टअप, तमाम तरह के स्टार्टअप आपने लगातार चर्चा चल रहा है पिछले 5-6 सालों के अंदर। उससे पहले हम कितने जानते थे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन पिछले 5-6 साल के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप के नाम पर बहुत कुछ सुना है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण भारत और स्टार्टअप के बीच में संबंध क्या है और ग्रामीण भारत को विकसित करने में स्टार्टअप की भूमिका क्या है। इसी बिंदु पर हमारी इस बार की जो मैगजीन है वो प्रकाशित की गई है। ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को जरूर लाइक किया होगा और उम्मीद करूंगा इस बात की भी कि आप लोग इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि ये योजना और मैगजीन, ये जो हैं कुरुक्षेत्र और योजना, ये जो मैगजीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है और इसमें मार्केट में मैगजीन आराम से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, ऐसा कोई टॉपर नहीं है जो इन मैगजीन्स को ना पढ़ता हो। वो अलग बात है कि उसने आपको रिकमेंड किया कि नहीं किया, एक अलग मैटर है। आप में से लगभग 50% से ज्यादा लोग इस योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन को खरीदते हैं, लेकिन उनमें से 10% लोग भी नहीं हैं जो इसको पढ़ करके नोट्स बनाएं। बहुत सारे लोग जो हैं विभिन्न कोचिंग के द्वारा दिए गए गेस्ट यानी कि उसका संकलन अपने शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिए जाते हैं, उनको कंपाइल करके रख लेते हैं। वो आप कंपाइलेशन आपको देते हैं और आप कंपाइल करके रख लेते हैं, लेकिन कभी इसको ढंग से पढ़ नहीं पाते। हम लोग जो लेकर के आए हैं वो यही है कि हम एक एक चैप्टर को, जो सभी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उन सभी चैप्टर्स पर एक डिस्कशन करें, एक आउटलाइन डिस्कस करें और उसको समझाने की कोशिश करें जिससे कि आप उस टॉपिक के सभी पहलुओं को आसानी से समझ सकें। ठीक है ना। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण भारत के विकास में स्टार्टअप की भूमिका जो है उसको देखेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए इसके छोटे छोटे पॉइंट क्या क्या बन सकते हैं उसको मैंने आपके सामने डिफाइन किया है, यानी कि नई तरीके से और शुरुआत कर रहा हूं कि इसमें सबसे पहले जानें कि हम इसमें से उन मुद्दों को कैसे निकालेंगे जहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक सबसे पहला मुद्दा जो है इस बात का है कि स्टार्टअप किसे कहते हैं, स्टार्टअप के उद्देश्य क्या होते हैं, स्टार्टअप के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है ना। भारत में स्टार्टअप की पोजीशन क्या है, कितने स्टार्टअप हैं, क्या स्टार्टअप हैं, कितने परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बारे में।
फिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास में स्टार्टअप की क्या भूमिका है उसको देखेंगे। भूमिका के साथ साथ हम देखेंगे इनकी चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में स्टार्टअप को विकसित करने में क्या क्या चुनौतियां हैं वो भी हम देखेंगे। और साथ के साथ एक टॉपिक देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में स्टार्टअप के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, सरकार के प्रयास, स्टार्टअप की चुनौतियां, स्टार्टअप की भूमिका, भारत में स्टार्टअप की पोजीशन और ये मूलभूत बातें, इन सभी पहलुओं को देखेंगे। और इतना करने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने रियली में इतने डायमेंशन ढंग से पढ़ लिए तो आपको स्टार्टअप और ग्रामीण क्षेत्र के बीच का जो संबंध है पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। प्री और मेंस के सभी प्रश्न आप आराम से इससे कर सकते हैं, हर एंगल से। मेरी कोशिश यही है कि चीजों को बहुत ही सरलीकृत रूप में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए, विद इन सिंपल फॉर्म, कंप्लीटली। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, स्टार्टअप, ग्रामीण भारत को पुनर्परिभाषित करते हुए स्टार्टअप। और इनके जो लेखक हैं रोहित गुप्ता, आशीष पांडे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये हमारे सरकारी विभाग के जो नीति आयोग है उसके बड़े पदाधिकारी हैं जो इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं जिन्होंने आर्टिकल को लिखा है। आप हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप कहते किसको हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है एक नया बिजनेस जो बहुत पुराना ना हो, पिछले 5 साल पहले ही सरकार के द्वारा पंजीकृत हुआ हो, जिसमें नवाचार यानी कि इनोवेटिव आइडिया के साथ में एक नए तरीके का बिजनेस शुरू करने की कोशिश की गई हो, नए तरीके से, जिसमें हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया हो, अपने नए एक माइंडसेट का इस्तेमाल किया हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो। ध्यान रखना, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं स्टार्टअप, यानी कि एक ऐसी आर्थिक इकाई जो 5 साल पहले पंजीकृत हुई हो, यानी कि 5 साल पहले ही, 5 साल से ज्यादा ना हुई हो, 5 साल से पहले, और इसका सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपए से कम हो। दो चीजें ध्यान रखना, यह डेफिनेशन है बाकायदा। 5 साल से पहले पंजीकरण हुआ हो उसका, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका टर्नओवर ना हो, सालाना कारोबार ना हो, और यह बिजनेस, ये जो इंडस्ट्री, जो कंपनी आप बनाएंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड और बौद्धिक संपदा से प्रेरित हो। ऐसे उत्पाद विकसित करे जो आपके इंटेलेक्चुअलिटी और इनोवेटिव आइडियाज पर निर्भर हो। जैसे आप देखें तो स्टडी IQ अपने आप में एडटेक कंपनी है, एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 5 साल पहले किसी ने सोचा था कि इस तरह से एक रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा कि हम घर बैठे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या किसी भी व्यवस्था पर ऐप के माध्यम से घर बैठे सारी IAS की क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध कराएंगे? कभी सोचा था हम लोगों ने? बताइए, नहीं। इसी तरीके से एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, अब आप घर बैठे सब कुछ सोचिए, ऐप जो है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब यूज करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं घर बैठे, वहीं से बैठे बैठे फोन रिचार्ज करते हैं, वहीं बैठे बैठे बिजली का बिल पे करते हैं, वहीं बैठे बैठे डॉक्यूमेंट मंगा लेते हैं, वहीं बैठे बैठे फाइल आप भेज देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ये सब आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं और इन्हीं के माध्यम से बिजनेस शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे ही बिजनेस, नवाचार का विकास करना, उनका विस्तारण करना और उनका व्यवसायीकरण की दिशा में काम करने वाली कंपनी को ही हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप। यानी कि जो अपने इंटेलेक्चुअलिटी का यूज करती हो, टेक्नोलॉजी का यूज करती हो और उसके माध्यम से इनोवेटिव डेवलपमेंट के लिए काम करती हो, उसका एक्सपेंशन करती हो, उसका बिजनेस करने के लिए यूज में लाती हो। ऐसी कंपनियों को, ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं स्टार्टअप, जो एक नए प्रकार के काम करते हैं। देखिए, एजुकेशन पहले भी थी, एजुकेशन आज भी है, लेकिन तरीका अलग है। यही है इनोवेटिव आइडिया। सामान लाला की दुकान से पहले भी घर आता था, लेकिन लाला का लड़का फोन पे ऑर्डर लिखवा देते थे या पर्ची दे आते थे, बाद में भिजवा देते थे। लेकिन आज भी आता है घर, लेकिन अब हमें जाना नहीं पड़ता। हम लाला को नहीं जानते, हम दुकानदार को नहीं जानते, बल्कि ऑर्डर करते हैं, सामान घर पर आ जाता है। बात समझ गए? तो ये एक कंसेप्ट जो है, ये सब के सब स्टार्टअप के रूप हैं, इन्हें कहते हैं। यहां पर देखेंगे तो इस इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं। मैसेजिंग, सोचिएगा, लाइटिंग,
कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑफिस, सारी चीजें, स्कूटरी, पूरी दुनिया से साथ कनेक्शन, मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ये जो इमेज बनाई गई है ये वही इमेज है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र से कैसे जुड़ेगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले स्टार्टअप को जानना। अब बात आते हैं स्टार्टअप के प्रकार। हालांकि ये बातें जो है आपके कुरुक्षेत्र मैगजीन के चैप्टर में नहीं है कि स्टार्टअप कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इस मुद्दे को छेड़ा है। स्टार्टअप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, यानी व्यवसाय के आकार के आधार पर इनको हम मूलतः 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक कहते हैं चीता, ये रहा सामने, ये नई चीजें हैं। दूसरा है गेजल और तीसरा है यूनिकॉर्न। ये बिजनेस के आकार के आधार पर है स्टार्टअप के प्रकार। गेजल, चीता और यूनिकॉर्न। चीता उन कंपनियों को कहा जाता है, उन उद्योगों को कहा जाता है जिनका बिजनेस 200 मिलियन डॉलर से कम होता है। 200 मिलियन डॉलर कम नहीं, 200 मिलियन डॉलर से के लगभग होता है, उससे हम कहते हैं चीता। दूसरा होता है गिजल, जिसका टर्नओवर 200 नहीं बल्कि 500 मिलियन डॉलर तक होता है। 500 मिलियन डॉलर के आकार की कंपनी जो होती है ये रही। और यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यानी कि ऐसा घोड़ा जिसके माथे पर एक सींग लगा होता है, यानी कि देवदूत का घोड़ा जो होता है उसी को यूनिकॉर्न कहते हैं। और इसको 1000 मिलियन डॉलर या कह लीजिए 1 बिलियन डॉलर ये रहे के आकार की कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। ये 3 है। तो ये, और इसी संदर्भ में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपको बताना चाहते हैं कि आप में से जितने भी गंभीर छात्र हैं जो चाहते हैं कि आपका एक अच्छा रिजल्ट आए, और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट आधे अधूरे मन से बिना सही गाइडेंस के रिजल्ट नहीं आते, चाहे कोई भी हो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग रिजल्ट लें, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे छात्र हैं, सीरियस छात्र हैं, पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको करें और आप अपना कोर्स यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा MK Live, जिसके माध्यम से आपकी फीस 24,999 हो जाएगी। यह फरवरी का हिंदी बैच है और ये 2025 और 2026 के लिए है, जो लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच है। ये इसके माध्यम से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी घर बैठे जिसकी आपको एक जरूरत होती है, यानी कि कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, रेगुलर कोर्स, प्लस एक पर्सनल मेंटर जो आपको समय समय पर गाइड करेगा। आपको कोई डाउट होता है तो आपको बताएगा। मटेरियल, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, प्री से पहले आपका अलग से प्री के लिए क्रैश कोर्स और प्री के लिए अलग टेस्ट सीरीज, मेंस से पहले मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को प्री पास करने के बाद 4 महीने के लिए हम अपने दिल्ली सेंटर पर बुलाएंगे, जहां पर आपके साथ मेहनत करेंगे, मेंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात प्रैक्टिस करेंगे और आपका कोई चार्ज नहीं होगा। उसके प्रैक्टिस और टेस्ट यहां पर अलग से कंडक्ट होंगे और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको एक साथ मिलेंगी और अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है, मात्र इसी में आपका सब कुछ इंक्लूड है। ध्यान रखना। और ये जो है बैच 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच है। अगर आप चाहते हैं रियली में कि प्रॉपर तरीके से स्टडी हो, हमारी गाइडेंस आपके साथ रहे, आप चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए। मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों के लिए यह फीस अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा जिंदगी में जब सपने बड़े देखे हैं तो थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से एफर्ट ढंग से करने पड़ेंगे। हम में से देखिए, मैं खुद उस तरीके का छात्र रहा हूं जिसने अपनी पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा करके कंप्लीट की थी, क्योंकि सपना बड़ा था। और मेरे साथ के ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने छोटा मोटा काम भी किए। और 12th फेल तो आपने देखा है ना, 12th फेल मनोज शर्मा की, सोचिएगा उसने क्या क्या किया। और आप अच्छे से जानते हैं कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के आज के समय में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। तो आधे अधूरे मन से तैयारी करने से रिजल्ट मैं नहीं चाहता हूं कि नेगेटिव हो, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव रिजल्ट हो। और फीस आज की डेट में कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 25,000 रुपए।
पहले लाखों रुपए लगती थी, अभी भी लाखों लगती है, अभी भी लाखों रुपए फीस है। लेकिन स्टडी आईक्यू आपको बहुत कम अमाउंट में सारी चीजें देना चाहता है, जिससे कि आप लोगों के लिए पैसा बहुत मायने ना रखे, बल्कि एजुकेशन मायने रखे, और वो जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, और देखिए, ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा सा संघर्ष करके चीजों को व्यवस्थित करता है, संसाधनों को जुटाता है, उसके लिए ये संसाधन बहुत कीमती होते हैं, वो उसका सदुपयोग करता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे सदुपयोग करने वाले छात्र हमसे जरूर जुड़े। थोड़ा सा मेहनत करेंगे। हमने तो देखिए फीस इतनी ऑलरेडी डाउन कर रखी है आप लोगों की वजह से, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्शन को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास कीजिए। ओके, ध्यान रखना। और बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई भी चीज हो, कोई समस्या है, तो आप मुझे यहां पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। MK लाइव कोड जरूर यूज करिएगा कहीं पर भी। और ये इंस्टाग्राम और मेल आईडी है, कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम बार कोड है, यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं क्लास के साथ। के साथ आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती हैं, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाती हैं। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो उसकी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। बस एक ही समस्या है कि आप लोग सही दिशा में मेहनत करें, और वो दिशा जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो सफल हो। बस हम यही चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भारत में स्टार्टअप की पोजीशन क्या है। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का एक कार्यक्रम शुरू किया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत की थी वर्ष 2016 में। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। और स्टार्टअप मतलब जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत भी क्षमता है, जिसके अंदर कुछ नया करने की क्षमता है, तो वो नौकरी या छोटे मोटे काम करने के बजाय कुछ रिस्क ले, थोड़ा सा मेहनत करे, रिस्क ले, और वो बिजनेसमैन बने। यानी कि उसके अंदर नवाचार और उद्यमता की भावना को मजबूत किया जाए, उसको एंटरप्रेन्योर्स उसको बनाया जाए, वो बिजनेस करे। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आज की डेट में कुछ एक साल की मेहनत करने के बाद करोड़पति बन जाते हैं। बात पैसे की करोड़पति बनने की नहीं है दोस्तों, बात है उनके अंदर स्किल है, उस स्किल का सही से उपयोग करना, ठीक है ना। ये देश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना चाहते थे इसके माध्यम से। क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस खड़ा होगा तो अकेले तो नहीं चलेगा, उसके लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग जुड़ेंगे। और इस तरह से भारत को नौकरी चाहने वालों का देश बनने के बजाय भारत सरकार चाहती है कि नौकरी पैदा करने वाले देश के रूप में पहचाना जाए, कि हम यहां पर नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोग पैदा होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, उद्यमी पैदा होते हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से नए नए बिजनेस खड़े कर रहे हैं। यह सरकार का उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम का, ठीक है ना। और जब 2016 से लेकर के अब तक 3 अक्टूबर 2023 तक देश के 763 जिलों में 1,12,718 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। यानी 1,12,000 से ज्यादा आपके यहां क्या है? स्टार्टअप है, और यह मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड DPIIT, ध्यान रखना। और इन स्टार्टअप में एक खास बात और है कि 18% स्टार्टअप में से कम एक महिला संस्थापक या सह संस्थापक है। 18% जितने भी स्टार्टअप हैं उनमें से कम एक महिला संस्थापक या सह संस्थापक यानी कि फाउंडर या को फाउंडर जरूर है। यानी 18% महिलाएं इस स्टार्टअप में शामिल है। और 36 मौजूदा संभावित यूनिकॉर्न में एक महिला संस्थापक है। 36%, 36 में जितने भी यूनिकॉर्न हैं उन सभी में से कम 36 में से एक महिला संस्थापक है, यह समझ लीजिए। ओके, अब बात करते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में स्टार्टअप, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में
कि स्टार्टअप की क्या भूमिका है और कैसे भूमिका निभा सकता है, क्या क्या कर रहा है। आज भारत स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बनाने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत में लगातार स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, ठीक है ना। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम अब बड़े शहरों से होते हुए छोटे शहरों और कस्बों में भी बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे ये स्टार्टअप का जो दायरा है, पहले शहरी क्षेत्रों में हुआ था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, छोटे छोटे शहर कस्बों में भी बढ़ने लगा है। यानी कि यह स्टार्टअप जो कल्चर है, संस्कृति शहरी केंद्रों से आगे बढ़ते हुए विकेंद्रित हो रही है और समावेशिता में या योगदान दे रही है, यानी विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, यानी बिखर रही है और ज्यादा, और सभी को समेटने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टार्टअप ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। यानी यही स्टार्टअप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच का जो अंतर है उसको पाट रहे हैं, उनके बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं स्टार्टअप की वजह से यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टार्टअप के विकास की पूरी संभावनाएं बन रही हैं और स्टार्टअप वहां खुल रहे हैं। क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बाजार है। यानी कुछ भी बेचना हो तो 65% जनसंख्या को टारगेट तो करना पड़ेगा ना। सोचिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी तो कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि 2/3 लोग हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, आपको कुछ भी बेचने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार है। किस किस चीज का है देखिएगा, ये बाजार है एग्रीटेक का, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। जैसे मैंने कहा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो हमारा क्या होगा एडटेक। फाइनेंस टेक, फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी फिनटेक कहते हैं। उसी तरह एग्रीटेक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, नई डेयरी खुल रही है, पनीर की इंडस्ट्री खुल रही है, पैकेजिंग, दूध के पैकेट के प्लांट खुल रहे हैं, गाय भैंस पालिए, तमाम सारी चीजें। फूड प्रोसेसिंग यानी कि टमाटर के जूस, टमाटर के सूप, फलों के सूप, तमाम तरह की चीजें, जूस वगैरह, इन सब के प्लांट लगाए जा रहे हैं हर तरह के। अब यानी कि ऑर्गेनिक के नाम पर लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है, ऑर्गेनिक तरीके से, प्योर। पहले क्या होता था, शहर में सब्जियां आती थी गांव से, सब्जी मंडी में पहुंचती थी, सब्जी मंडी से उठ करके उनको छोटे छोटे रिटेलर लेके जाते थे, वो उनको दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्र लोगों को बांटते थे, वहां से वो ले जाते थे। इस तरह से 4-5 बिचौलिए सब्जियों को लेके हुए यहाँ तक आते थे और हम तक पहुंचते पहुंचते सब्जी हो जाती थी पुरानी, क्योंकि 2 दिन लग जाते थे हम तक पहुंचने में। अब क्या है, अब जो कंपनियां खुल रही हैं वो क्या कर रही हैं, डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट कर रही हैं, गांव गांव जा करके बोले कि आपके यहाँ जो कुछ भी पैदा होता है वो हमको दे दीजिए। उनके ट्रक लगे हैं, शाम को सब्जी टूटती हैं, रात में आती हैं, सुबह आपके दरवाजे पर। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर के दरवाजे पर 7 बजे जो भी सब्जी वगैरह का, जो भी दूध वगैरह का ऑर्डर करना होता ना, सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे पर रख जाता है कंपनी आकर के, सीधा खेत से। बोले कल शाम को टूटी हुई थी सब्जी वगैरह, जो है कल दिन में सब्जियां टूटी हैं, सारी चीजें हुई हैं, रात में पैक हुई हैं और सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे पर आ चुकी हैं। दूध से लेकर के जो कुछ भी चाहिए, दूध, दही, सब्जी, आलू, जो कुछ भी है, फल सब्जी वगैरह, बिल्कुल फ्रेश, वो वहां से आकर के सीधे आपके घर के दरवाजे पहुंच रही है। इसमें 3 दिन नहीं लग रहे और सस्ती हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। बाजार से लेने जाओगे वही सब्जी आपको पड़ती है 40 रुपए, मुझे मिलती है वो 30 रुपए, और घर बैठे लगती है। तो ये सारी एडटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्टडी IQ, अनअकैडमी, बायजूस, ये सब कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ई कॉमर्स यानी कि वस्तुओं के खरीदने बिकने के लिए जो आप सामान वगैरह मंगाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कहते हैं। स्वास्थ्य तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और फिनटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में ये चल रहा है। फिनटेक की अब कहोगे क्यों सर, फिनटेक ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्यों? भैया पैसा गांव के लोगों को उधार नहीं चाहिए। एडटेक, आप लोग एजुकेशन नहीं ले रहे, ये एडटेक ही तो है, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है। भाई इतनी कम फीस चाह करके हम यही तो चाह रहे हैं कि अफोर्डेबल फीस में आप लोग हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करें। जो लोग बड़े बड़े लोग पहले बड़े शहरों में आते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, और शहरों में आकर के वो लोग, बड़े लोग पढ़ लेते थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं तो वो क्या करते, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में उनके घर के दरवाजे पर एजुकेशन को पहुंचा दिया कम फीस में। यही एडटेक है, यही स्टडी IQ है। सर्विसेज एट योर डोर, आइदर रूरल
और अर्बन, कोई भी क्षेत्र हो, और स्टडी आईक्यू ने कम पैसे में आपके दरवाजे तक शिक्षा को पहुंचा दिया, बेहतरीन क्वालिटी की शिक्षा को। ठीक है ना, ये सारी। और इसमें डिजिटलीकरण की भी अपनी एक भूमिका है, यानी कि सस्ते डाटा होने की वजह से ये चीजें और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। इंटरनेट की पहुंच और डेटा पहुंच ने ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने वाले स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि कर दी। अब जिस चीज को ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत है वो भी यहां से पहुंच जा रही है। तो इस तरीके से स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं और उनके विकास में योगदान दे रहे हैं। वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, वहां उद्योग डेवलप हो रहे हैं, वहां रोजगार डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, वहां के लोगों की स्किल बढ़ रही है, उन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, हर तरीके की चीज यहां से मिलना शुरू हो चुकी है। क्लियर है, यह कंसेप्ट है। अब इसमें स्टार्टअप कितने प्रकार के हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के स्टार्टअप हैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले। एक स्टार्टअप जो ग्रामीण संसाधनों के साथ शहरी आधारित संस्थापक है, यानी कि संसाधन ग्रामीण क्षेत्र के और संस्थापक शहरी क्षेत्र के। पहले प्रकार के शहरी क्षेत्र के उद्यमी ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करते हैं। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में प्रौद्योगिकी संचालित पहल शुरू करके शहरी और ग्रामीण जीवन शैली के अंतर को पाट रहे हैं। जैसे एजुकेशन, अभी ले लीजिए, हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग आपकी जरूरत को समझते हुए कम फीस में यूट्यूब के थ्रू या ऐप के थ्रू आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो संस्थापक कहां हैं? शहरी क्षेत्र के। और संसाधन कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि आप संसाधन भी हैं और आपके हाथ में मोबाइल फोन और तमाम तरह की जो चीजें हैं आपके पास है, उसके थ्रू हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित। ये सब चीजें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा है ग्रामीण समाधानों वाले ग्रामीण आधारित संस्थापक, यानी कि समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र की, उनका समाधान करना, और संस्थापक ग्रामीण क्षेत्र के ही। कृषि नवाचार या शिल्प संरक्षण जैसी स्थानीय आवश्यकताओं, परंपराओं को प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर समाधान विकसित करना। तो इसमें भी ग्रामीण समाधान है, इसमें भी है। इसमें शहरी क्षेत्र के लोग समाधान कर रहे हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी कृषि के क्षेत्र में कुछ नई चीजें शुरू कर रहे हैं वहीं के वहीं, और वो शहरी क्षेत्र की जरूरतें पूरी करेंगे, ग्रामीण की भी जरूरत पूरी करेंगे। शिल्प संरक्षण, अपनी परंपरागत जो शिल्प है, कला है, शिल्प है, उस तरह की चीजों का विकास कर रहे हैं और अपने ग्राम क्षेत्र की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, और साथ के साथ शहरी क्षेत्र की भी उनका समाधान पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में 8-10 महिलाओं का एक समूह होता है जो आपस में मिलकर के बिजनेस करते हैं या काम करते हैं या कोई भी सरकार की योजना को क्रियान्वित करते हैं। तो वही स्वयं सहायता समूह ये भी क्या कर रहा है? सामूहिक सामुदायिक उद्यम, हस्तशिल्प या सूक्ष्म उद्योगों जैसी गतिविधियों को विकसित कर रहा है। ठीक है ना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हेलो दोस्तों, ये क्या है? छोटे छोटे मध्यम आकार के और लघु आकार के उद्यम हैं, एमएसएमई कहते हैं इनको। ये भी क्या कर रहे हैं? स्थानीय उद्यम ग्रामीण बाजारों को विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्र की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। टारगेट ग्रामीण क्षेत्र है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। तीनों चीजें हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतें पूरी हो रही हैं और देश आगे बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, लेकिन यह चीज इतनी आसान भी नहीं है कि हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा हो। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कुछ समस्याएं भी मौजूद हैं अभी, और वो समस्याएं क्या हैं? कनेक्टिविटी के मुद्दे, शहरी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीमित कनेक्टिविटी, देरी, बढ़ी हुई लागत और लॉजिस्टिक जटिलताओं के कारण परिचालन क्षमताओं को प्रभावित कर रही है। यानी कि शहरी क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों तक अपना सामान पहुंचाना चाहते हैं तो उनकी सभी जगह पर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो समय बहुत लगता है, इसकी वजह से उनकी लागत भी बढ़ जाती है और लॉजिस्टिक जटिलताएं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के स्टोरेज तक की जो चीजें होती हैं उसको मैनेज करना पड़ता है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज उनको बनाने पड़ते हैं,
तो उनकी वजह से उनकी परिचालन जो दक्षता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। एक समस्या अभी भी है। दूसरी, वित्त पोषण यानी कि पैसे की समस्या। ग्रामीण स्टार्टअप के लिए विश्वसनीय और किफायती वित्त पोषण हासिल करने में अभी भी कठिनाई है। बहुत सारी समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो सरकार और अन्य व्यवस्थाएं अभी भी कहीं ना कहीं वित्त की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम है। शीघ्र अपनाने वालों को ढूंढने में कठिनाई। सीमित संचार चैनल, कम आय और कम डिजिटल पैठ के कारण शीघ्र अपनाने वालों की पहचान करने में चुनौतियां पैदा हुई हैं। अब शीघ्र अपनाने वाले कौन? अरे भाई, कोई भी चीज है हम उन्हीं को तो बेच सकते हैं जो इसको अपना सके। हम कोई नई चीज बना रहे हैं तो उसको आपको अपनाना भी तो चाहिए। मैं आप लोगों से खूब कह रहा हूं कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग कोर्स परचेज करके प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए तैयार हैं? अगर खरीदेंगे ही नहीं इस कोर्स को तो फिर हमारी कंपनी जो है आगे कैसे चलेगी? आपको और सस्ते में और बेहतर चीजें कैसे उपलब्ध कराएगी अगर हमारी लागत ही ना निकले? तो यही चीज है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको अपनाने के लिए प्रेरित भी करना होगा। जरूरी नहीं है एजुकेशन ही हो, बाकी कोई भी चीज हो सकती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर जगह नेटवर्क नहीं है, हर जगह उनके पास उतनी आय नहीं है, ठीक है ना? ये सारी समस्या है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के पास नहीं होगा फीस के लिए पैसा, लेकिन आप सबके हाथ में मोबाइल फोन तो है कि नहीं? सस्ता है, मद्दा है, कैसा भी है, लेकिन मोबाइल फोन है ना। महीने का रिचार्ज कराते हैं ना। लेकिन इकट्ठा 25,000 हो ये कोई जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी है कि आपको अब 2.5 लाख फीस नहीं देनी है, मात्र 24,999 देनी है। इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। यही है अपनाने वालों की कठिनाइयां। सीमित फंडिंग तंत्र। स्टार्टअप के लिए फंडिंग मुख्य रूप से शहरी केंद्रों में ही केंद्रित है, जिससे ग्रामीण स्टार्टअप के पास पूंजी नहीं पहुंच पाती। शहरी क्षेत्रों में तो कोई ना कोई पैसा निवेश करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए कौन पैसा लगाएगा? बहुत सारे लोग मालूम है जमीन खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगाते। ये बहुत सारी समस्या है। तो ये ग्रामीण स्टार्टअप की चुनौतियां हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप और कैसे बड़े हो सकते हैं जब तक कि उनको उनके माल को खरीदने वाले लोग ना हो, फंडिंग ना हो, उनकी वित्त तक पहुंच ना हो और कनेक्टिविटी हो। ये सारी समस्याएं जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उतना विकास नहीं हो सकता स्टार्टअप का जितना होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं, कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार ने चलाई हैं ग्रामीण स्टार्टअप के लिए। सरकार की योजना है, एक योजना है अटल सामुदायिक प्रवर्तन केंद्र, अटल कम्युनिटी इनोवेटिव सेंटर। इस योजना को 2020 में अटल नव प्रवर्तन मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2020 में अटल इनोवेटिव मिशन के तहत लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उद्यमियों में के लिए सामुदायिक नव प्रवर्तन केंद्र बनाना। उद्देश्य ग्रामीण उद्यमी यानी जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है उनके लिए सामुदायिक नव प्रवर्तन केंद्र बनाना। ये बने हुए हैं अटल इनोवेशन मिशन ग्रामीण स्टार्टअप पार्क तंत्र एक नजर में। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जैसे ऐसे सेंटर बने हुए हैं। स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर ये रहे अटल इंक्यूबेशन सेंटर। छोटे छोटे सेंटर बुला करके यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, उनको समझाया जाता है, सेंटर बनाए जाते हैं। इसी के तहत है और इसके माध्यम से 14 ACIC स्थापित हुए हैं। अटल इनोवेटिव सेंटर कहते हैं इनको, ACIC ये रहे, ये वाले 14 और 200 से अधिक समुदाय आधारित स्टार्टअप को समर्थन करते हैं। ये अब तक 14 ACIC बने हैं, अटल इनोवेटिव सेंटर बने हैं, ठीक है ना? दूसरा क्या है?
स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, सरकार ने दूसरा प्रोग्राम किया स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने हेतु ग्रामीण लोगों का समर्थन करने के लिए DAY NRALM के तहत एक उपयोजना है। ध्यान रखना, ठीक है ना, DAY के तहत। ठीक है, तो ये एक योजना है, लेकिन ध्यान रखना ये हर चीज के लिए है और ये केवल गैर कृषि क्षेत्रों के लिए, गैर कृषि क्षेत्रों के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत है ये, नेशनल रूरल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन, उसके तहत एक उपयोजना है। ठीक, दूसरा है कौशल भारत मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसको भी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। उद्देश्य है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना। यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKSY और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप की योजना के माध्यम से देश में कौशल के विकास को बढ़ावा देना। और कौशल का विकास होगा तो समझ लीजिए स्टार्टअप का विकास होगा, स्टार्टअप में करने वाले लोगों को जरूरत पूरी होगी। और एक योजना है एस्पायर योजना, ASPIRE, एस्पायर योजना। इसका उद्देश्य क्या है? लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कृषि और ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, उस्माइन सहायता प्रदान करना। और देश में 61 लाइवलीहुड बिजनेस सेंटर कार्यरत हैं जो 50,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो मैंने आपको बताया था, ये रहे इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये रहे। ठीक है ना, इस तरह से ये सारी चीजें चली हैं, इनको शुरू किया गया है। अब यहां से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चाहता तो इन सारी चीजों को हैंड रिटन भी आपको पढ़ा सकता था दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि हैंड रिटन तो जो जरूरत है वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास एक बना बनाया नोट्स भी होना चाहिए। क्लास के साथ अगर नोट्स मिल जाए तो और बेहतर है, सिस्टमेटिक तरीके से। इसलिए मैंने सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को कंपाइल करके आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश की है। सभी डायमेंशन डिस्कस करने की कोशिश की है कि कितने पहलू बन सकते हैं। तो ये था आपका भारत की कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है, जनवरी 2024 की कुरुक्षेत्र मैगजीन का पहला चैप्टर कि ग्रामीण भारत के को पुनर्परिभाषित करने में स्टार्टअप की भूमिका। इस पर ये मैंने सभी डायमेंशन डिस्कस किए हैं। अब इससे किसी भी डायमेंशन से किसी भी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए, आप लोग कर सकते हैं। और यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक संभावित प्रश्न है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टार्टअप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टार्टअप इंडिया के रूप में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 2016 में की। ठीक है ना, विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है भारत। विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए दूसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। तीसरा, देश में 36% स्टार्टअप में से कम एक महिला संस्थापक है। सही कथन का चयन कीजिए, केवल एक, केवल 2 और 3, 1 और 2, उपरोक्त सभी। अब बताइए आप लोग, अब इसका आंसर आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, क्लास में ही ये आंसर इसका मौजूद है। और ये मैं आंसर इसलिए नहीं बताता, आप में से कई लोग कहते हैं कि सर अगले दिन इसका आंसर बता दिया कीजिए, सही आंसर पता चल जाएगा। मैं कहता हूं इसके बहाने आप लोग क्लास का सही आंसर अंदर से ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसी क्लास के अंदर मौजूद है। और जब उसका आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक चीज ढूंढेंगे, 4 चीजें और मिल जाएंगी, आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं देता, मेरा थोड़ा आइडिया अलग है। मैं चाहूं तो चीजों को आसान कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मेहनत करें, और मेहनत का फल उसको जरूर मिलेगा जो रियली में अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, उसको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और संभावित मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या है? स्टार्टअप को परिभाषित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए, साथ ही बताइए कि इसके विकास के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार के वही 4 प्रयास
कौशल विकास मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पायर योजना, ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, ये सारी चारों चीजें आपको लिखने हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में इसका योगदान, वही उद्यमिता की भावना विकसित करना, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को बांटना, वहां पर लोगों के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों को व्यवसाय का, अर्थव्यवस्था का एक केंद्र के रूप में विकसित करना। और स्टार्टअप क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। इस यानी कि आज की क्लास को पढ़ करके इसका आंसर भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे लेक्चर पर फिर मिलेंगे, इसका अगला चैप्टर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप उन लोग मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम बारकोड से लेकर के टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है। इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। आप में से जो कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कोर्स को ज्वाइन करना है या स्टडी IQ की कोई बुक परचेज करनी है, कोई भी कोर्स, ऑप्शनल क्लास, कुछ भी, तो MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।